हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सर। तो आज की क्लास है जो हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यहाँ पर हेल्थ प्लानिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि स्टेट लेवल पर, सब सेंटर लेवल पर या फिर पीएससी में कौन है जो किस पोस्ट पर रहेगा या फिर कितनी पीएससी रहेगी। तो ऑल ओवर थिंग्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में हम बात करें तो आज है जो जेएसएससी रिम्स रांची में एग्ज़ाम हुआ है। तो जिन्होंने भी पेपर दिया है मोस्टली 20 to 25 एमसीक्यूज अभी तक अरेंज हो गए हैं, बट जिन्होंने पेपर दिया है और आप चाहते हैं कि पूरी मेमोरी बेस्ड आंसर की आपके सामने प्रेजेंट की जाए तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और इसी वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट में भी आप क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं एज यू विश। मोस्टली अभी जिनका एनएचएम एमपी में पेपर होने वाला है, जीआईपीएमईआर में पेपर है, ओएसएससी में पेपर है, सीएचओ में पेपर है, सभी जगह पेपर के पर्पस से यहाँ पर है जो आपके लिए क्लास करवाई जाती है। तो आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखें। जिनके भी पेपर्स हैं, आपको यदि प्रीवियस पेपर चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो मेडिकल एंड नर्सेस सबकी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको सभी पेपर्स अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी आपको स्टार्टिंग में इजी लगे, क्वेश्चन है वो है 1 PSC इज लोकेटेड फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कितनी पॉपुलेशन में रहेगा। ऑप्शन में है यहाँ पर 5000, 30,000, 1 लाख या फिर 500। तो एक जो PSC है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कितनी पॉपुलेशन के बीच में होता है। तो ये होता है यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कितनी पॉपुलेशन के बीच में होगा। तो ये होता है, यदि प्लेन एरिया की बात करते हैं हम तो 30,000 में, कितने में 30,000 पॉपुलेशन के बीच में। यदि एरिया पहाड़ी इलाका है, हिली ट्रैवल एरिया है, तो कितने में होगा 20,000 पॉपुलेशन में। सब सेंटर के लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब सेंटर इन अ हिली एरिया कैटर्स टू पॉपुलेशन ऑफ। अब यहाँ पर आपको यदि बात जब हमने पीएससी सब सेंटर की करते हैं तो यहाँ का आपको स्टाफिंग पैटर्न है जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर, पीएचसी में और सब सेंटर में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यदि सब सेंटर का स्टाफिंग पैटर्न पूछते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का स्टाफिंग पूछते हैं, तो जो यहाँ पर टोटल यदि बात करें हम एग्जिस्टिंग और बारे में बात करते हैं, तो यदि पीएचसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न, यदि आप नॉर्मली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टोटल जो यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न होता है वो होता है 15। कितना होता है 15। लेकिन आप यदि BNS 04142 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पीएचसी की बात करें हम तो यहाँ पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS फुल फॉर्म याद रखें, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पीएचसी को है जो यहाँ पर डिवाइड किया गया। फर्स्ट आता है डिलीवरी एंगल से, किससे, डिलीवरी एंगल से। पीएचसी में भी ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द डिलीवरी केस लोड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिलीवरी केस लोड को डिपेंड करते हुए जो डिलीवरी होती है उनको लेके, तो टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए पीएचसी है जो कब कंसीडर किया जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी हमने पॉपुलेशन पढ़ लिया कि 30,000 है, तो कहाँ पर है, नॉर्मल प्लेन एरिया में 20,000 जनता है वहाँ की, तो हिली पहाड़ी एरिया में होगा एक पीएचसी। लेकिन यहाँ पर यदि केस लोड को बात करें, डिलीवरी को केस लोड को लेके, तो टाइप ए पीएचसी कब कहलाएगी, जब वहाँ पर डिलीवरी है जो लेस देन 20 डिलीवरी हुई हो एक मंथ में, एक महीने में 20 से कम डिलीवरी हुई हो, तो वो कौन सी पीएचसी कहलाएगी, टाइप ए पीएचसी। फिर दूसरा आता है टाइप बी पीएचसी। कौन सा आएगा, टाइप बी पीएचसी, तो जिसमें डिलीवरी लोड 20 से भी ज़्यादा होगा एक महीने में। जिस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 20 से ज़्यादा डिलीवरी कंडक्ट हुई होगी वो किस में आएगा, टाइप बी पीएचसी में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से यदि हम बात करें, केस लोड के हिसाब से, तो ये तो था डिलीवरी के हिसाब से, डिलीवरी केस लोड के। अब यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी केस लोड और डिस्टेंस पर यदि बात करते हैं हम तो 3 टाइप्स होंगे। एसेंशियल स्टैंडर्ड, जो कि यहाँ पर एसेंशियल स्टैंडर्ड फॉर अ नॉर्मल पीएचसी विदाउट 24/7 सर्विसेज। दूसरा है विथ 24/7 नर्सिंग फैसिलिटीज। और थर्ड है यहाँ पर विथ 24/7 इमरजेंसी
अकॉर्डिंग पढ़ ली, पीएससी डिलीवरी लोड के अकॉर्डिंग पढ़ ली। अब यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिए जो दो तरीके की टाइप ए और टाइप बी पीएससी की यदि बात की जाए, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टाइप ए पीएससी में एसेंशियल स्टाफिंग पैटर्न कितना होना चाहिए, तो वो होता है 13 और डिजायरेबल ज़रूरत कितने की होती है 18 की। वैसे ही यहाँ पर टाइप बी पीएससी का भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सब सेंटर है ना हिली एरिया कैटर्स टू अ पॉपुलेशन ऑफ, तो जो सब सेंटर हिली एरिया में है, कहाँ पर है हिली एरिया में है, तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन के बीच में है जो एक सब सेंटर रहेगा। ऑप्शन में है यहाँ पर 1000, 2000, 3000 या फिर 500। तो यदि यहाँ पर हम पॉपुलेशन नॉर्म्स की बात करें, कहाँ पर सब सेंटर के लिए और हिली और पहाड़ी एरिया अलग यहाँ पर सेपरेट कहा गया है, कितना होगा 3000, कितना होगा 3000 पॉपुलेशन। यदि यही प्लेन एरिया कहते तो हम ऑप्शन डी को मार्क करते, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है कि हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, तो कितने में होगा 3000 पॉपुलेशन में। अब यदि इसका स्टाफिंग पैटर्न पूछते हैं, तो सब सेंटर में है जो ज़्यादा स्टाफिंग पैटर्न नहीं होता है। यहाँ पर लोग होते हैं, होता है हेल्थ वर्कर मेल, दूसरा हेल्थ वर्कर फीमेल और तीसरा होता है वॉलंटरी वर्कर। तो टोटल यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मैन पावर यदि कहें तो हम कितने होंगे 3। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट, तो जो एलिजिबल कपल रजिस्टर है क्या है कपल रजिस्टर है, कहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। ऑप्शन में सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो जो एलिजिबल कपल रजिस्टर है क्या है एलिजिबल कपल रजिस्टर है, कहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, तो ये मेंटेन किया जाएगा सब सेंटर में। कहाँ पर सब सेंटर में। अब यहाँ पर आपको इस रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किया जाता है सब सेंटर में। जब बात हम सब सेंटर की कर रहे हैं यहाँ पर, तो सब सेंटर में ANC रजिस्टर, वाइटल स्टैटिक्स रजिस्टर, बेसिक फर्स्ट एड अलाइनमेंट्स रजिस्टर है जो मेंटेन किए जाते हैं। तो एलिजिबल कपल रजिस्टर का मतलब है यहाँ पर ऐसे कपल जिनकी जो शादी है 15 से 45 साल की एज के बीच में हुई हो, जिनको हम फर्टाइल ग्रुप भी कहते हैं, तो उन कपल का जो एलिजिबल कपल का रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किया जाता है सब सेंटर में। अब यहाँ पर सब सेंटर की बात आ रही है, तो यहाँ पर किट्स भी होती हैं जो आपको एग्जाम में आती हैं, किट ए एंड किट बी। पूरे जो सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो भी किट यूज़ की जाती हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यदि किट ए और किट बी की बात करें हम, तो किट ए और किट बी दोनों है जो सब सेंटर में है जो रखी जाती हैं और मिलेंगी। इनके कंपोनेंट्स जो आइटम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं किट्स में, वो आपको उनके नाम है जो याद रखना है। किट ए में ORS पाउडर होगा, आयरन फॉलिक एसिड की स्मॉल और लार्ज टैबलेट होंगी, सिरप होगा और फॉलिक एसिड होगा, क्वाट्रिमेक्साइड टैबलेट होंगी, जिंक होगा, विटामिन ए होगा, और यहाँ पर जो लास्ट में रहेगा वो क्या होगा GB क्रिस्टल्स हैं जो प्रेजेंट होंगे, या फिर हम जिनको क्या कहेंगे मिथिलीन लिथियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर आपको किट बी मेनली एग्जाम में पूछी जाती है, अभी तक किट ए उतनी नहीं आती है, किट बी आती है, बट यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो पैरासीटामॉल किट बी में रहती है, किट ए में नहीं रहेगी, तो दोनों के आपको कंपोनेंट याद रखना है। सब सेंटर में जो किट होती हैं वो होती है किट ए, बी एंड सी। किट डी होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सब सेंटर में किट सी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किट डी है, और जो रेफरल यूनिट है फर्स्ट रेफरल यूनिट, दैट मीन्स फर्स्ट रेफरल यूनिट और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो किट होती हैं, तो आपको मेनली इनके नाम याद रखना है। किट ए, बी, सी होती हैं सब सेंटर में, किट डी होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। अब आती है किट ई से लेके किट पी तक, आपको इनके अल्फ़ाबेटिकल नाम याद रखना है कि ए, बी, सी किट होती हैं सब सेंटर में, किट डी होती है PSC में, और जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, एग्जाम में आता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, तो वो है CHC। फर्स्ट रेफरल यूनिट और CHC में जो किट होती हैं वो होती है किट ई से लेके किट पी तक। किट ई है लेप्रोटॉमी सेट, किट एफ में होगा मिनी लेप्रोटॉमी सेट, किट जी यदि बात करें तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन सेट, किट एच होती है बेसिक्टॉमी सेट रहेगा, आई में होगा नॉर्मल डिलीवरी सेट, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन सेट होगा जे में,
किट के में होगा एम्ब्रियोटॉमी सेट, किट एल होगी यूट्राइन इवाकुएशन सेट, किट एम में होगा इक्विपमेंट फॉर एनेस्थीसिया, एन है न्यूनेटल रिससिटेशन, ओ में होगा रिएजेंट फॉर ब्लड टेस्ट, लास्ट पी में होगा डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, किसी को ब्लड डोनेट करना है तो उसके लिए ट्रांसफ्यूजन सेट किस में होगा, किट पी में। अब आपको बेसिकली इनके नाम याद रखना है, क्योंकि जब भी आपकी यदि इनके पोस्टिंग होती है एज अ CHO या फिर एज अ स्टाफ नर्स, यदि आप CSC में काम करने जाते हैं तो आपको एक किट्स हैं जो वहाँ पे अवेलेबल होंगी, आपको इनके नाम पता होंगे तो आप उनको इजीली है जो हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 tier system of healthcare delivery in rural area in India is based on the recommendation of, तो 3 tier सिस्टम है जो इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है 3 tier सिस्टम। तो यहाँ पर जो 3 tier सिस्टम है कौन सी कम्युनिटी ने है जो क्या किया था, यहाँ पर इनिशिएट किया गया था इसको 3 tier सिस्टम के लिए। ऑप्शन में है यहाँ पर भोर कमेटी, चड्डा कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी या फिर मुदलियार कमेटी। तो 3 tier सिस्टम है जो क्या 3 tier सिस्टम है हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज में। तो यहाँ पर एक कौन लेके आया था, ये आई थी श्रीवास्तव कमेटी के थ्रू। कौन लेके आया था, श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी एलिमेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज। तो एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर किसके प्राइमरी हेल्थ केयर के, किसके प्राइमरी हेल्थ केयर के जो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, तो इन 8 एलिमेंट्स में से यहाँ पर कौन सा है जो नहीं है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ। क्या है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ। बट जो हैं वो कौन कौन से हैं, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन जो कि फर्स्ट में है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज। तो यहाँ पर जो नहीं है वो कौन सा, वो है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ। जो हैं टोटल यदि बात करें तो कितने हैं, 8 हैं। एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट एंड ड्रग अवेलेबिलिटी। ये टोटल प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 एलिमेंट्स हैं। एग्जाम में आपको आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर आपको जोड़ी मिलाने का काम करना है। पंचायती राज सिस्टम इज अ 3 tier सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मैच द इंस्टीट्यूशन विथ लेवल्स। यहाँ पर आपको जो पंचायती राज का हमने 3 tier सिस्टम पढ़ा है, कौन सा है, पंचायती राज का 3 tier सिस्टम पढ़ा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके। तो यहाँ पर आपको बेस्ड ऑन लेवल कि कौन सा किसके लिए है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मैच करना है। पंचायत यहाँ पर विलेज लेवल पर होगी, पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी या फिर जिला परिषद ब्लॉक लेवल पर होगी। तो अब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा कि पंचायत है जो यहाँ पर क्या है, पंचायत है जो यहाँ पर किस लेवल पर होगी, तो पंचायत होगी यहाँ पर विलेज लेवल पर। किस पर, विलेज लेवल पर। पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर। जिला परिषद, जिला डिस्ट्रिक्ट के लिए हम क्या कहते हैं हिंदी में, जिला। तो जिला परिषद कहाँ पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा, 3rd वन। क्या होगा, 3rd वन होगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ पर जो पूरा यदि हम बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की, तो हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये चीज़ पढ़ी है, नेशनल लेवल से लेके कि गांव के लेवल तक है जो सर्विसेज कैसे पहुंच पाती हैं। तो यहाँ पर बेसिक बस बताया गया है एक चार्ट के थ्रू कि नेशनल लेवल से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पहुंचते हैं, तो स्टेट में पहुंचने के बाद वहाँ की स्टेट लेवल की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ पर आता है CSC PSC सब सेंटर और विलेज हेल्थ लेवल पर। तो यहाँ पर हम ये आगे पढ़ेंगे कि कौन है जो कितनी पॉपुलेशन के लिए रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज, ये देखिए क्वेश्चन, इसीलिए ऊपर यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा है आपको एक
नीचे उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल यूनिट कौन है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेज। यदि हम बात करें तो सेंटर यूनिट यहाँ पर प्रिंसिपल यूनिट पूछा है, तो यहाँ पर मेन पूछें तो वो क्या है नेशनल लेवल पर, लेकिन यदि इंडिया की ही बात हो रही है तो यहाँ पर कौन होगा जो प्रिंसिपल यूनिट का काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर हेल्थ को लेके, तो वो होंगे डिस्ट्रिक्ट। क्या होंगे? डिस्ट्रिक्ट होंगे। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आपको याद रखना है ये चीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया कौन है? डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इनको क्यों कहा गया है? हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके। नेक्स्ट वन इज मैच द लिस्ट ए विथ द लिस्ट बी। तो मैच करना है आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से। यहाँ पर कमिटी है 4, श्रीवास्तव, चड्डा, करतार सिंह एंड जंगलवाला कमिटी। अब यहाँ पर आपको मैच करके बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो श्रीवास्तव कमेटी है ये क्या है? लेड टू द क्रिएशन ऑफ हेल्थ गाइड्स। तो ए का आंसर होगा आपका 3rd। फिर आती है बी, क्या है? बी है चड्डा कमेटी। इन्होंने मलेरिया वर्कर्स के लिए है जो काम किया था, मलेरिया वर्कर्स टू लुक आफ्टर एपी वर्क टू। फिर आती है करतार सिंह कमेटी। तो इन्होंने जो MPW हैं उनके लिए काम किया था करतार सिंह कमेटी ने। तो 4th होगा। डी आती है जंगल वाला। तो इन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए काम किया था। तो यहाँ पर ये चारों कमेटी को मिला के जब आपका आंसर होगा वो होगा 2nd यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, क्योंकि मैच करते हैं जवाब। तो आप भी इसको एक बार मिला के देख लेना सही है या नहीं। नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हमने पहले पढ़े इसके फंक्शंस। अब है यहाँ पर एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स है यहाँ पर कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन में है एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रोवाइडिंग द एसेंशियल ड्रग्स, साउंड द रेफरल सिस्टम एंड हेल्थ एजुकेशन। तो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, जस्ट हमने अभी पढ़ा। इनमें से जो नहीं है वो कौन सा है? तो वो साउंड रेफरल सिस्टम, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के पिलर्स सभी हैं किसी एक को छोड़कर। अब यहाँ पर आपके आ जाते हैं पिलर्स, मतलब कि प्रिंसिपल पूछे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, तो कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हैं कितने हैं? टोटल 4 हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये क्या है यहाँ पर? टोटल 4 प्रिंसिपल हैं किसके? प्राइमरी हेल्थ केयर के। अब जो नहीं है वो क्या है? हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन एलिमेंट्स में आएगा, ना कि पिलर्स और प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में आएगा। नेक्स्ट वन इज अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। तो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस है जो क्या है? अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस है जो ये किस ईयर में कंडक्ट करवाई गई थी। ऑप्शन में है यहाँ पर 1948, 1956, 1977 या फिर 1978। तो जो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस है इसी के तहत PSC भी लाया गया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये करवाई गई थी 1978 में। कहाँ पर? 1978 में। अभी प्रेजेंट ये क्या है? कजाकिस्तान। बट जब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस तो कहाँ पर हुई थी? एलमेटी। उस टाइम पे क्या था? कजा सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन नावाडेज क्या है? कजाकिस्तान में जो अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें PSC भी डिक्लेयर किया गया था, हेल्थ फॉर ऑल यहाँ पे लाया गया था इसी ईयर में। तो ये क्या कब हुई थी? 1978 में। नेक्स्ट वन इज हेल्थ मैन पावर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो हेल्थ मैन पावर दैट मीन्स जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, फिर फार्मासिस्ट हैं, तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन के बीच में है जो कितने रहेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर डॉक्टर 1 पर 3500 पॉपुलेशन, ANM 1 पर लेस देन 1000 पॉपुलेशन, लैब टेक्नीशियन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन या फिर फार्मासिस्ट 1 पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपने जब जॉब निकलती हैं उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि आपको ये नहीं आता है क्वेश्चन इस टाइप का, तो
जब फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती, नर्सिंग की पोस्ट निकलती, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती है और एएनएम की पोस्ट निकलती है, राइट। तो एएनएम की पोस्ट यदि नर्सिंग वालों की वैकेंसी 2 या 3 हज़ार निकली है स्टाफ नर्स के लिए, तो एएनएम के लिए 9-10 हज़ार इकट्ठी वैकेंसी निकाल दी जाती है। ऐसा क्यों, ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर की जाएगी। तो यहाँ पर यदि हेल्थ मैन पावर की बात करें हम, तो सही कौन सा है, तो वो लैब टेक्नीशियन। एक लैब टेक्नीशियन है जो जहाँ 10 हज़ार पॉपुलेशन होती है वहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन को अपॉइंट किया जाता है। और एक डॉक्टर के लिए 1000 पॉपुलेशन पर, एक डॉक्टर कितनी पॉपुलेशन के लिए रहेगा, 1000 पॉपुलेशन के लिए सजेस्ट किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि 1000 पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर प्रेजेंट रहेगा। नर्स तो 1 पर 5000 पॉपुलेशन, एक नर्स 500 पॉपुलेशन के लिए। हेल्थ वर्कर आते कोई भी हो सकते हैं, तो बात आती है यहाँ पर तो कितने होंगे, 1 पर 5000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया, 3000 पॉपुलेशन इन हिल एंड ट्रैवल एरिया। जैसा हमने सब सेंटर में पढ़े हैं, तो हेल्थ वर्कर वहीं पर रहते हैं जनरली, मेल फीमेल, तो यहाँ पर भी सेम वही है। फिर आता है हेल्थ असिस्टेंट। क्या है, हेल्थ असिस्टेंट, जो कि पीएचसी में रहेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रहते हैं, मेल फीमेल। तो एक रहेगा 30,000 पॉपुलेशन में प्लेन एरिया में, और 20,000 है तो कहाँ पर, हिली पहाड़ी एरिया में। फिर आते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट की यदि हम बात करें तो एक फार्मासिस्ट है जो 10,000 पॉपुलेशन के लिए है जो नॉर्म्स में प्रेजेंट रहेगा। जहाँ पर यदि 10,000 पॉपुलेशन है तो वहाँ पर एक फार्मासिस्ट रखा जाएगा। 10,000 पॉपुलेशन है यदि जहाँ पर, तो एक लैब टेक्नीशियन रखा जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर जनरली 400 से 800 पॉपुलेशन के लिए एक है जो कंसीडर की जाती है। आशा वर्कर 1000 पॉपुलेशन के लिए, और ट्रेंड दाई भी 1 पर प्लेस, दैट मीन्स 1000 पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पर एक पॉपुलेशन नॉर्म्स हैं कि कौन है जो कितनी पॉपुलेशन के प्रति जो रहेगा वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हेल्थ मैन पावर इंडिकेट करता है करेक्ट। तो क्या है, लैब टेक्नीशियन पर 1000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ पीएचसी और ऑल तो यहाँ पर पीएचसी के फंक्शन क्या हैं, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग एंड रेफरल सर्विसेज, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सभी फंक्शन हैं, क्या है, सभी फंक्शन है। अल्मार्टा डिक्लेरेशन के तहत यदि हम बात करें तो टोटल 10 फंक्शन है प्राइमरी हेल्थ केयर के। मेडिकल केयर देना, एमसीएच केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग भी, सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, एजुकेशन अबाउट हेल्थ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, रेफरल सर्विसेज, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जो हेल्थ वर्कर है, लोकल दाई है उनके लिए, और बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज। ये सभी किसका काम है, ये प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स का काम है, जो कि अल्मार्टा डिक्लेरेशन 1978 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लाया गया था। तो तब इसके फंक्शन भी जो टोटल 10 फंक्शन डिसाइड किए गए थे। नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इंक्लूड। तो जो फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर कहाँ पर होते हैं, सब सेंटर में। तो इनका काम क्या है फीमेल हेल्थ वर्कर का, विजिट 4 सब सेंटर पर मंथ, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, कंडक्ट 50% डिलीवरी या फिर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर फीमेल हेल्थ वर्कर का जो काम है वो क्या है, कंडक्ट 50% ऑफ डिलीवरी, क्या है, एटलीस्ट 50% डिलीवरी है जो कंडक्ट करनी है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एक्सेप्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ को लेके सभी पॉइंट्स की, किसी एक को छोड़कर कि हर एक स्टेट है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीमारी फैली है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, या फिर कोई महामारी है वहाँ पर, या फिर वैक्सीनेशन करवाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है सभी काम के लिए किसी एक को छोड़कर। वाइटल स्टैटिक्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर इन देयर बॉडीज, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, वाइटल स्टैटिक्स मेंटेन करवाना, क्या है, वाइटल स्टैटिक्स है जो मेंटेन करवाना, एडल्ट्रेशन मतलब मिक्सिंग को मेंटेन करना, प्रिवेंट करना, कम्युनिकेबल डिसीज को होने से रोकना या फिर प्रिवेंट करना। तो ये सब काम कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर एंड देयर बॉडीज, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। ये हेल्प कर सकती है लेकिन ये काम ये नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू कॉन्सेप्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में न्यू कॉन्सेप्ट कौन सा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन,
क्वालिटेटिव इंक्वायरी या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है वो है क्वालिटेटिव इंक्वायरी। क्या है? क्वालिटेटिव इंक्वायरी। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग आर द जॉब ऑफ हेल्थ वर्कर मेल। हेल्थ वर्कर मेल फीमेल दोनों के अलग अलग काम है, यहाँ पे एग्जाम में आपको आते हैं। तो मेल हेल्थ वर्कर का काम कौन सा है, जॉब कौन सी है? स्पूटम कलेक्शन, ORS डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट सुपरविजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि जो मेल हेल्थ वर्कर हैं उनका जॉब क्या है, काम क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। स्पूटम कलेक्ट करना, ORS डिस्ट्रीब्यूट करना, डॉट्स को मेंटेन करने का काम करना, जो टीबी के लिए मेडिसिन दी जाएंगी डॉट्स रेजिमेन। तो ये काम किसके हैं? सभी हेल्थ वर्कर मेल के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अ फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। तो इनमें से कौन सा काम है जो मल्टीपर्पज फीमेल हेल्थ वर्कर का नहीं है? ऑप्शन में है यहाँ पर मलेरिया सर्वेलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, इम्यूनाइजेशन या फिर डॉट्स एक्टिविटीज़। तो कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट करना, इम्यूनाइजेशन कराना, डॉट्स एक्टिविटीज़ हैं जो ये सब काम फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर करवा सकता है, लेकिन मलेरिया सर्वेलेंस इनका काम है, नहीं है। किसका है? मलेरिया सर्वेलेंस फीमेल हेल्थ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का काम नहीं है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इनमें से कैल्शियम का अच्छा सोर्स क्या है? ऑरेंज है, सार्डिन्स है, सनलाइट है या फिर मिल्क है, दूध है। तो जो कैल्शियम का अच्छा सोर्स है यहाँ पर वो क्या है? वो है सार्डिन्स, जो कि एक तरीके की फिश है। क्या है? सार्डिन्स, जो कि एक तरीके की फिश है जिसमें सबसे ज़्यादा है जो कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज A person working as a health educator uses an approach that views health as related to। तो एक पर्सन है जो एज एन हेल्थ एजुकेटर की तरह काम करता है, तो ये किस तरीके से उसका हेल्थ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? पैथोलॉजिकल प्रोसेस के तरीके से, मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ स्क्रीनिंग और बिहेवियरल चेंजेस। तो पर्सन यदि एज एन हेल्थ एजुकेटर के तौर पर काम करता है तो किस तरीके का व्यू है उसका? बिहेवियरल चेंज करने का। नेक्स्ट वन इज विथ द फॉलोइंग इज एट सब सेंटर लेवल। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा होगा जहाँ पर सब सेंटर होगा? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा। तो यहाँ पर सब सेंटर है जो किस तरीके से किसके लिए प्रेजेंट होगा? तो वो ग्राम पंचायत में। कहाँ पर? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट वन इज हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेल्थ सर्विसेज इज। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन कौन सी हेल्थ सर्विसेज में होगा? पीएचसी में होगा, सब सेंटर में होगा, सीएससी में होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा? सबसे ज़्यादा है जो बिजी हॉस्पिटल्स, इनमें से कौन सी होंगी? तो होंगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर पीएचसी अंडर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन बाय। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो एज एन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, इंडिया में किस कमेटी या फिर किस कमीशन के थ्रू है जो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? ऑप्शन में मुदलियार कमेटी, करतार सिंह कमेटी, प्लानिंग कमेटी या फिर भोर कमेटी। कौन सी कमेटी है जिन्होंने पीएचसी है जो लाए गए थे? तो वो लाए थे भोर कमेटी के तहत। कौन है? भोर कमेटी है जो पीएचसी के लिए इन्होंने इनिशिएट करवाया था। नेक्स्ट वन इज Which act prohibit the engagement of children in certain employments and to regulate the condition of work of children in certain other employments? तो कौन सा एक्ट है? क्या है? कौन सा एक्ट है जो बच्चों के लिए एक एज डिसाइड करता है कि इस एज तक के बच्चे हैं जो काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे, और किस कंडीशंस का काम है वहाँ पर क्या होता है? तो कौन सा एक्ट यहाँ पर काम करेगा? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, द चिल्ड्रन एक्ट, चिल्ड्रन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर द चाइल्ड लेबर एक्ट। तो यहाँ पर जो एक्ट काम करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो है यहाँ पर द चाइल्ड लेबर एक्ट। क्या है? चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, जो कि 23 दिसंबर 1986 को है जो पास किया गया था। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चाइल्ड लेबर एटलीस्ट
14 ईयर से कम एज ग्रुप के बच्चों को है जो आप काम नहीं करवा सकते हैं। एक एज डिसाइड की जाती है, उस एज से कम के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द इंचार्ज ऑफ पीएससी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इंचार्ज कौन होता है? नर्स ग्रेड फर्स्ट, नर्स ग्रेड सेकेंड, मेडिकल ऑफिसर या फिर हेल्थ असिस्टेंट फीमेल। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर। सेंटर होते हैं वहाँ का इंचार्ज कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट वन इज व्हेन एन इंडिविजुअल comes in contact with an infected person and isolated for the duration of incubation period, it is referred as। कोई भी पर्सन यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो अपने आप को क्या कर लेगा? आइसोलेट कर लेता है। कब तक के लिए? जब तक उसकी बॉडी अपने फर्स्ट साइन सिम्टम शो ना कर दे, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? मेडिकल आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, डिटेंशन सेंटर और क्वारंटाइन। तो यदि आप किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, वो आप अपने घर जाके अपने आप को 14 दिन के लिए रूम में बंद कर लेते हैं। क्या करते हैं? 14 दिन के लिए आप आइसोलेट हो जाते हैं। आप हेल्दी हैं, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड दैट मीन्स यदि आपको वो डिसीज़ होनी होगी तो विद इन 14 डेज के अंदर हो जाएगी। तो ऐसा सोच के आप क्या करते हैं? आइसोलेट हो जाते हैं। बट आपको इन्फेक्शन नहीं होता तो वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? क्वारंटाइन। क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज माउथ एंड टंग आर यूज्ड टू डील विथ द स्ट्रेस। तो कौन सी स्टेज में है जो आप किसी भी स्ट्रेस को लेके डील करने के लिए ओरल स्टेज है, सॉरी कौन सी स्टेज है जो आप अपनाएंगे? एनल स्टेज अपनाएंगे, ओरल स्टेज, फैलिक स्टेज या फिर लेटेंसी स्टेज। तो कौन सी स्टेज में है जो आप माउथ टंग का है जो यूज़ करेंगे यहाँ पर? तो आप यदि माउथ टंग और यहाँ पर ओरली अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? ओरल स्टेज। क्या है? ओरल स्टेज है जो ये क्या कहलाएगी? डेवलपमेंट की ओरल स्टेज। ओरल स्टेज जनरली जन्म से 18 महीने तक की एज में देखने को मिलती है। फ्रूट्स की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कि वीनिंग टास्क होता है उस टाइम पर एनल स्टेज देखने को मिलती है जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं, सॉरी प्री स्कूलर नहीं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो टोडलर्स होते हैं उनमें देखने को मिलेगी 18 महीने से 4 साल, 3 से 4 साल तक की एज में। जो फैलिक होती है इसमें सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेके है जो प्रिंसिपल टास्क रहेगा जो कि प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। फिर आती है लेटेंट फेज जो कि लर्निंग एक्टिविटी फेज है जो कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा प्यूबर्टी तक। फिर प्यूबर्टी से है जो और आगे स्टेज में देखने को मिलेगी जेनाइटल स्टेज। तो यहाँ पर आपको ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी है और यह जो चारों स्टेज, सॉरी 5 स्टेज के नाम याद रखना है और यहाँ पर क्या है जो डेवलप होगा इस स्टेज में। नेक्स्ट वन इज अ नर्स परफॉर्म फिजिकल असेसमेंट बाय टचिंग अ पेशेंट होल बॉडी टू रूल आउट एबनॉर्मलिटी। दिस काइंड ऑफ टच इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आप एज अ नर्स है किसी पर्सन की, पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो आप उसकी पूरी बॉडी को टच करते हैं यदि, तो ये कौन सा टच कहलाएगा? फ्रेंडशिप टच, वार्म टच, इंटीमेटिंग टच या फिर प्रोफेशनल टच। तो यदि एक नर्स किसी पेशेंट को उसकी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी या फिर कोई डिसीज चेक करने के लिए उसको टच करती है, छू के देखती है, तो ये कहलाता है प्रोफेशनल टच। क्या कहलाएगा? प्रोफेशनल टच। और बिना पेशेंट की परमिशन के आप उसको टच नहीं कर सकते, ये भी एक रूल है। नेक्स्ट वन इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग दैट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एलिविएशन ऑफ सफरिंग इज नोन एज। देखिए यहाँ पर WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन ही बता दी। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? हॉलिस्टिक, इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड एलिविएशन ऑफ सफरिंग। कोई डिसीज है तो उसको क्या करना है? एलिवेट करना है, भगाना है बॉडी से। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट। तो जो PHC हैं और सब सेंटर हैं किस तरीके की केयर प्रोवाइड कराते हैं? स्पेशलाइज्ड केयर,
क्रिटिकल केयर, टर्सरी हेल्थ केयर या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर। जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर होते हैं कौन सी केयर प्रोवाइड कराते हैं? तो ये करवाते हैं आपको प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या करवाते हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर। टर्सरी हेल्थ केयर आपको है जो CHC में मिलेगी। क्रिटिकल और स्पेशलाइज्ड केयर आपको मान लीजिए कोई स्पेसिफिक बीमारी है तो वहाँ मिलेगी, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर है जो कहाँ पर दी जाएगी? PHC और सब सेंटर्स में। नेक्स्ट वन इज विच काइंड ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द IV साइट इज। यदि IV साइट है तो वहाँ पर आपको प्रेशर लगाना है, कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? अल्कोहल स्वैब की, बीटाडीन स्वैब की, स्टेराइल स्वैब की, या फिर नन ऑफ द अबव, मतलब कुछ भी नहीं। तो IV साइट पर आप क्या करते हैं? ब्लीडिंग ना हो तो वहाँ पर ब्लीडिंग को स्टॉप करवा लीजिए। आपने लैब में सभी ने अपना ब्लड है जो दिया होगा किसी न किसी टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? अल्कोहल स्वैब है जो पहले यूज़ करते हैं बाद में, लेकिन जब IV साइट को आप प्रेशराइज करते हैं IV कैनुला या फिर IV रूट से आप ब्लड निकालने के बाद, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? स्टेराइल स्वैब। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट। तो ट्यूबरक्लिन माउंटेक्स टेस्ट होता है तो उसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी? टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी की बात हो रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट में जो हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है वो होती है टाइप 4, जिसको हम क्या कहते हैं? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ट्यूबरक्लिन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्यों कही गई टाइप 4? क्योंकि यहाँ पर जो PPD इंजेक्ट की जाती है वो इंट्राडर्मल रूट से है जो चेक की जाती है। और जितने भी यहाँ पर क्या है, जितने भी टेस्ट किए जाते हैं किसी भी मेडिसिन को लेके वो क्या किए जाते हैं? इंट्राडर्मली किए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से है जो देखने को मिलेगा यदि कुछ भी रिएक्शन होता है तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट में क्या? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है मेनली। फर्स्ट इमीडिएट, सेकंड साइटोटॉक्सिक, थर्ड इज इम्यून कॉम्प्लेक्स, फोर्थ इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यहाँ पर अलग अलग डिसीज में अलग अलग टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट विच इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। तो कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सेल वॉल के लिए है जो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करते हैं और एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम या फिर बोरॉन ऑक्साइड। कौन से कंपोनेंट हैं जो कि सेल वॉल के लिए एक्टिवेट करने का काम करेंगे और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हैं? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम आयन है जो कि सेल वॉल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, एसिटिक ग्रोथ, आयरन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज के लिए यूजफुल माने जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू डायबिटीज रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन डज इट। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को कि आप अपना कैसा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके मॉनिटर कर सकते हैं, तो कौन सा प्रिवेंशन उसको समझाया जा रहा है? प्राइमरी, प्रीमोर्डियल, सेकेंडरी या फिर टर्सरी। फर्स्ट होता है प्राइमरी। तो यहाँ पर आपको डिसीज़ के पहले ही होने से रोकने के लिए प्रिवेंशन प्रिकॉशन है जो बरतना है, जैसे इम्यूनाइजेशन है जो क्या होगा, इसी का एक पार्ट होगा प्राइमरी का। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगी? डिसीज़ हो गई है आपके लिए लेकिन आपको डिसीज़ का ट्रीटमेंट भी लेना है। टर्सरी में आएगा कि आपको कॉम्प्लिकेशन से बचना है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप यदि डायबिटिक हैं तो आप अपना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर कैसे लेवल करके रख सकते हैं ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। नेक्स्ट वन इज द गोनोरिया कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो गोनोरिया का कॉजिटिव एजेंट क्या है? क्रैब लुइस, कैंडिडा एल्बिकेंस, ट्राइकोमोनास वेजाइनल या फिर निसीरिया। तो गोनोरिया का जो कॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? निसीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट वन इज द हॉस्पिटल इन विच द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज आर एडमिटेड इज कॉल्ड। तो कौन सी हॉस्पिटल है जहाँ पर कोई कम्युनिकेबल डिसीज का पेशेंट है उसको एडमिट किया जाएगा? ऑप्शन में जनरल हॉस्पिटल, आइसोलेशन हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल या फिर रिसर्च कम टीचिंग हॉस्पिटल।
तो ऐसी हॉस्पिटल जहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज़ का ट्रीटमेंट होगा वो कौन सी होंगी? आइसोलेटरी हॉस्पिटल और आइसोलेशन हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन इज a condition characterized by deviation from normally healthy state which is manifested by physical and psychological symptom is called। तो ऐसी कंडीशन आपको बताना है कि आप नॉर्मल हेल्दी स्टेट से डेविएट हुए हैं, दैट मीन्स आप ट्रांसफ़र हुए हैं, जहाँ पर आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रमोशन, प्रिवेंशन, हेल्थ या फिर इलनेस। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेविएट का मतलब होगा यहाँ पर चेंज होना, कि आप नॉर्मल हेल्दी स्टेट से आपकी बॉडी फिजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स शो करती है तो वो क्या कहलाएगी? इलनेस। जब आपकी बॉडी क्या रहेगी? नॉर्मली हेल्दी होगी तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? हेल्दी। लेकिन एब्सेंट रहेगी कोई भी डिसीज तो वो कहलाएगी हेल्दी। लेकिन यहाँ पर डेविएट हो रहे हैं आप नॉर्मल हेल्दी स्टेट से तो वो क्या कहलाएगी? इलनेस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ग्रुप। तो इनमें से प्राइमरी ग्रुप क्या है? सोशल वर्कर है, लेबर यूनियन है, सिटी है या फिर फैमिली है। तो प्राइमरी ग्रुप में तो आपका परिवार है जो क्या कहलाएगा? प्राइमरी ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी, फैमिली। नेक्स्ट वन इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। तो हेल्थ प्रमोशन का सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या होगा? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस, हेल्थ एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका हेल्थ प्रमोशन को लेके ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो वो होगी हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस। क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ मेंटेनेंस हेल्थ प्रमोशन का सबसे अच्छा और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज A person working as a health educator uses an approach that views health as a related to। तो ये क्या कहलाएगा? बिहेवियरल चेंज। यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन है तो 2 टाइम है जो टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिसीज फ्रिक्वेंसी इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में डिसीज फ्रिक्वेंसी के लिए क्या है जो हेल्पफुल नहीं होगा? इंसिडेंस रेट, केस कंट्रोल, प्रिवलेंस रेट या फिर रिस्क रेशियो। तो डिसीज की फ्रिक्वेंसी मीन्स कितने एरिया में लोग अफेक्ट हुए हैं, नए केस क्या हैं, पुराने केस क्या हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं डिसीज़ के, तो वो सभी है जो यहाँ पर डिसीज़ फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने में हेल्प करेंगे किसी एक को छोड़कर। तो इंसिडेंस रेट, रिस्क रेशियो, प्रेवलेंस रेट क्या करेंगे? हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा? केस कंट्रोल मेथड। क्या होंगे? केस कंट्रोल। इंसिडेंस का मतलब होगा न्यू केस, प्रेवलेंस का मतलब है यहाँ पर नए और पुराने, रिस्क रेशियो का मतलब है कि और कौन से रिस्क फैक्टर जो डिसीज़ को है जो और ज़्यादा वर्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज नॉट डिस्क्राइब द मेजर दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन नहीं है ऐसा जो किसी दूसरे पर्सन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को होने से रोकने में हेल्प करेगा? नहीं है। ऑप्शन में है यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ हैंड वॉशिंग आफ्टर कंटेमिनेशन विद सीक्रेशन। ये बिल्कुल सही है आपका कि आपको अपने हाथ वॉश साफ करना है किसी भी सीक्रेशन को टच करने के बाद। यूज टिश्यू टू कंटेन रेस्पिरेटरी सीक्रेशन, कवर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। जब आप छींकते खांसते हो तो अपने मुंह पे कुछ कपड़ा लगा लें, कवर कर लें। रिमेन इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यदि किसी को वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट करना है आपको, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी कि जो नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो नहीं होगी वो क्या होगी? रिमेन इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम। यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपको तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होने से आपको रोकने के लिए क्या करना होगा? वेल वेंटिलेटेड रूम में रहने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड। तो कौन सा पानी है जो पीने के लायक होता है? क्या कहलाता है? टैप वाटर, फिल्टर्ड वाटर, डिस्टिल वाटर या फिर पोर्टेबल वाटर। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है पीने लायक पानी होता है जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है तो वो क्या कहलाता है? पोर्टेबल वाटर। नेक्स्ट वन इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज कॉजेशन इंक्लूड। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिमाग में सेट रखना है। तो क्या है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में? तो वो है एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। क्या है? एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू इन द लिस्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन।
तो इनमें से पर्सनल हाइजीन में क्या इंक्लूड नहीं है? मेंटल हाइजीन, हैंड हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और स्किन एंड ओरल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन में जो इंक्लूडेड नहीं होगा वो क्या होगी? मेंटल हाइजीन। बाकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, स्किन एंड ओरल हाइजीन सब होंगे, लेकिन मेंटल हाइजीन नहीं होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो सेकंड चैनल है उस पर आपको BMI और जो IQ लेवल है उसके फॉर्मूला और दोनों के है जो रेंज बताई जाएंगी। तो यहाँ पर BMI का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, डायग्नोसिस ऑफ अंडरवेट पेशेंट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ देयर BMI, बॉडी मास इंडेक्स। Which of the following BMI values would indicate a risk of malnutrition in a consistently underweight patient? इजी क्वेश्चन है। BMI के अकॉर्डिंग आपको पेशेंट में बताना है कि अंडरवेट पेशेंट जो माल नरिश्ड पेशेंट है उसकी BMI कितनी होगी। लेस देन 19.5 kg पर मीटर स्क्वायर, लेस देन 20.5 kg पर मीटर स्क्वायर, लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर और 21.5 kg पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।